एक आइडिया देता हूं, उसके बाद आप देखिए इस आइडिया पर किस तरह से अमल कर सकते हैं। 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, मैं तो कहता हूं इसको हमें इंडियाज विक्ट्री वीक के तौर पर मनाना चाहिए। कम से कम 3 ऐसे दिन जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे जाएंगे। 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च, यानी कि 3 दिन की क्रिकेट की इंडस्ट्री के लिए, क्रिकेट के मैदान के लिए, क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए हम उसको जश्न में तब्दील करें। 3 दिन का जश्न, क्योंकि भारत ने 8 मार्च 2026, ये परसों, वर्ल्ड कप जीता है। 8 मार्च 2026 भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, न्यूजीलैंड को हराया था। आपको याद होगा पिछले साल 9 मार्च यानी कि 2025 भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है कि 10 मार्च 1985 भारत ने उस वक्त बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती थी? आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मैं बात करूंगा इन 3 दिन के जश्न की और आपको लेकर चलूंगा 41 साल पीछे। मैं आपको लेकर चलूंगा 10 मार्च 1985, जहां भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर मेलबर्न में बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। रवि शास्त्री को ऑडी कार मिली थी, आपको याद होगा। पहली बार इंडिया में बैठ के हमने ऑडी कार का नाम सुना था। और पहली बार इंडिया में हम लोगों ने चैनल 9, जो कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर था, हमने पहली बार इंडिया में बैठकर चैनल 9 पे लाइव कलर्ड कपड़ों में व्हाइट बॉल डे नाइट क्रिकेट टेलीविजन पर देखी थी। उस वक्त 16 कैमरे इस्तेमाल होते थे और इंडिया में नॉवेल्टी थी, क्योंकि इंडिया में हम तब तक दूरदर्शन पर क्रिकेट देखते थे और दूरदर्शन पर क्रिकेट देखने का मतलब है गेंद ढूंढना मुश्किल होता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो हमने पहली बार 1985 में वो टेलीकास्ट देखी, गेंद के ऊपर नाम तक पढ़ा जाता था, कैमरे इतने शार्प थे। खैर, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च, कई साल हो गए। 8 मार्च को तो इंडिया ने अभी 2026 वर्ल्ड कप T20 जीता। आपको याद है पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी इंडिया ने 9 मार्च को जीता था। और 10 मार्च यानी कि 1985 का वो दिन, 41 साल पीछे आज मैं आपको लेकर चलता हूं। भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था और वो एक बहुत बड़ा अपसेट था, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कपिल देव की टीम वेस्ट इंडीज को फाइनल में हरा देगी। 1983 के बाद व्हील्स इन मोशन जिसे कहते हैं ना, इंडियन क्रिकेट में वो तूफानी अंदाज दिखा, दुनिया का ध्यान इंडियन क्रिकेट पे आया और इंडियन क्रिकेटर्स ने तरक्की की। लेकिन उसके बाद भारत के हाथ निराशा ही लगी। 1985 का साल चल रहा था और उस वक्त इंग्लैंड की टीम इंडिया आई हुई थी। डेविड गार की वो टीम थी और यकीन मानिए उसमें 2 ऐसे खिलाड़ी खेले जिन्होंने आगे चलकर यह दिखाया दुनिया को कि हम बहुत लंबा क्रिकेट खेल सकते हैं। उनमें से एक ने खेला मोहम्मद अजहरुद्दीन, 99 टेस्ट मैचेस इंडिया की कप्तानी की। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी थे लक्ष्मण शिवरामकृष्णन, जिन्होंने उस सीरीज में पहली 3 पारियों में 18 विकेटें ली, लेकिन फिर वो खो गए। खैर, इंग्लैंड की टीम ने इंडिया को हरा दिया। अब इंडिया को फरवरी मार्च 1985 जाना था ऑस्ट्रेलिया और ये बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। अब बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का मतलब क्या था? ये विक्टोरिया स्टेट जिसमें मेलबर्न आता है 150 साल अपने मना रहा था, तो वहां पर दुनिया की जो टॉप टीम्स थी उनको बुलाया गया और ये टूर्नामेंट हुआ। इंडिया को कोई तवज्जो नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया ताजा अपने घर पे इंग्लैंड से टेस्ट मैचों में, वनडे में, सब में हार के जा रहा था। लेकिन इस बेंसन हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप के आगाज से पहले भारत में एक तूफान आया, एक बहुत बड़ा विवाद आया। विवाद यह था कि जब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच चंडीगढ़ में चल रहा था 26 जनवरी 1985, उसी दिन भारत की टीम और भारत के कप्तान का ऐलान होना था जो ऑस्ट्रेलिया जाएगी ये बेंसन हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए। रवि शास्त्री एक कंटेंडर थे, कपिल देव जिनसे पहले कप्तानी ली जा चुकी थी वो भी एक कंटेंडर थे, और सुनील गावस्कर करंट कप्तान थे। और गावस्कर को मालूम था कि शायद मुझे अब कप्तानी और नहीं मिलेगी। रात की बात है, बीसीसीआई के अधिकारी आते हैं, उनको चुपके से फोन करते हैं और कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, चंडीगढ़ में जो होटल माउंट व्यू है उसकी पिछली दीवार को फांद कर आप कार में बैठ जाएं, क्योंकि आपको कप्तान बना दिया गया है। तो सुनील गावस्कर ने कहा कि जब मैं कप्तान अनाउंस हो चुका हूं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो मैं पिछली दीवार फांद के क्यों आऊं, मैं आगे से क्यों नहीं आ सकता? तो गावस्कर को यह बात बड़ी अटपटी लगी कि मैं इंडिया का कप्तान हूं और आप मुझे यह कह रहे हैं कि मैं होटल के दरवाजे से ना आऊं, मैं पिछली दीवार को फांद के गाड़ी में बैठूं। और गावस्कर ने कहा कि जब मैं उस दीवार को फांद रहा था, मैंने उस दीवार को फांदते फांदते ये डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बाद कप्तानी छोड़ दूंगा। तो सुनील गावस्कर उसके बाद मीटिंग में गए, टीम अनाउंस हुई, 1-2 सरप्राइजेस थे। उम्मीद की जा रही थी कि संदीप पाटिल उस टीम में होंगे, लेकिन संदीप पाटिल उस टीम में नहीं थे। और उस टीम में कई खिलाड़ियों की सिलेक्शन को लेकर विरोध भी किया गया, लेकिन गावस्कर अड़े रहे और वो टीम चुनी गई। खैर, उस टीम में 2 नए नाम थे, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन और मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। अब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई और किसी ने कोई भी उम्मीद नहीं की थी। 20 फरवरी 1985 इंडिया ने अपना पहला लीग मैच खेलना था मेलबर्न में। पाकिस्तान की टीम उस वक्त बहुत मजबूत थी
तो जो पाकिस्तान के दर्शक आज अपनी टीम को देखकर मायूस होते हैं, मैं आपको बता दूं कि उस वक्त आपकी टीम जबरदस्त थी, बल्कि इंडिया की टीम पाकिस्तान की टीम से डरती थी। पाकिस्तान की टीम में मोहसिन खान, मुदस्सर नजर, कासिम उमर, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान वापसी कर रहे थे, ऐसे खिलाड़ी थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम में भी एक यंगस्टर था जिसको आगे चलकर दुनिया पर राज करना था अपनी गेंदबाजी से, वसीम अकरम। तो पतले से, लंबे से एक यंग फास्ट बॉलर को लेकर पाकिस्तान आया था और इमरान खान अपना कम बैक कर रहे थे। तो यह पहला लीग मुकाबला था, पाकिस्तान की टीम इंडिया के खिलाफ सिर्फ 183 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑल आउट नहीं हो गई मतलब उन्होंने अच्छी बैटिंग ही नहीं की। रॉजर बिनी ने 4 आउट किए, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन लेग स्पिनर, और यह रिवाज नहीं था कि उस पर आप राइट आर्म लेग स्पिनर से वनडे क्रिकेट में बॉल कराएं, उन्होंने भी 2 आउट किए थे। अच्छा, अब मजे की बात क्या थी, जैसे मैंने कहा, डे नाइट और व्हाइट बॉल कलर्ड कपड़ों की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में पहले शुरू हो चुकी थी। उसे कहते थे बेंसन हेजेस वर्ल्ड सीरीज। वो हर साल ऑस्ट्रेलिया क्या करता था, 1980 से ऑस्ट्रेलिया और 2 विजिटिंग टीम्स वो आपस में एक ट्राई सीरीज खेलते थे। लेकिन ये पहली बार दुनिया की सारी टीमों को बुलाया गया था, इसीलिए 1985 की सीरीज को बेंसन हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा गया। बेंसन हेजेस मिनी वर्ल्ड कप भी लोग कहते थे, क्योंकि इसको आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड कप तो नहीं कह सकते थे, बट इसको मिनी वर्ल्ड कप कहते थे। लेकिन दुनिया की सारी टॉप टीमें थी। अब पाकिस्तान की टीम बड़ी मजबूत थी और पाकिस्तान के पास इमरान खान कमबैक कर रहे थे, जावेद मियांदाद कप्तान थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम सिर्फ 183 रन बना पाई। अच्छा, 183 रन उन दिनों में कोई बहुत कम स्कोर नहीं होता था। मतलब 183 में भी आपको पता है कि बड़े बड़े मुकाबले जीते जाते थे, वर्ल्ड कप याद होगा आपको। खैर, रॉजर बिनी ने 4 आउट किए, लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने 2 आउट किए और फिर वहां से इंडिया ओपन करने आया। सुनील गावस्कर चूंकि कप्तान थे और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इस टूर्नामेंट के बाद मैं कप्तानी कभी नहीं करूंगा, मैं कप्तानी से संन्यास ले लूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस बेंसन हेजेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओपन नहीं करूंगा, मैं बैटिंग ओपन नहीं करूंगा, मैं मिडिल ऑर्डर में खेलूंगा। गावस्कर ने यह तय किया कि वो 5 नंबर पर बैटिंग करेंगे। सो इंडिया का जो ओपनिंग पेयर था वो थे उस जमाने के जाने-आना बल्लेबाज कृष्णमचारी श्रीकांत और उनके साथ रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री और श्रीकांत ओपनिंग पेयर था और भारत का इमरान खान ने शुरू में 1 नहीं 2 नहीं 3 झटके दे दिए। इमरान खान ने तेज गेंद करके 3 आउट इंडिया के कर दिए और इंडिया का स्कोर एक वक्त पर 27 रनों पर 3 विकेटें गिर चुकी थी और ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। हालांकि पाकिस्तान के पास बोर्ड पर 183 रन ही थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन, जो पहली बार इंडिया से बाहर गए थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, उनकी और गावस्कर की पार्टनरशिप हुई। सुनील गावस्कर 5 नंबर पर खेले, मोहम्मद अजरुद्दीन जो थे वो टॉप ऑर्डर में खेल रहे थे। अजरुद्दीन ने 93 नॉट आउट, गावस्कर ने 54 बनाए और इंडिया इस मुकाबले को आराम से 6 विकेटों से जीत गया। और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इंडिया की टीम यहां पर अच्छा करेगी। हालांकि ये तकरीबन वही टीम थी जो 1983 वर्ल्ड कप जीत कर आई थी। कुछ एक चेंजेस थे, जैसे अजरुद्दीन उसमें नए आए थे, चेतन शर्मा उसमें नए आए थे, उसमें लक्ष्मण शिवरामकृष्णन नए आए थे, रवि शास्त्री तब तक एक बड़े प्लेयर बन चुके थे। तो इंडिया का अगला मुकाबला था सिडनी में और यह मुकाबला था इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड उस वक्त बड़ी जबरदस्त टीम थी, इंग्लैंड इंडिया को हरा के गई थी और इंडिया ने उस मैच में पहले बल्लेबाजी की। इंडिया ने बनाए 239 रन और 239 रन में श्रीकांत ने बड़े जबरदस्त तेज अंदाज में 57 रन बनाए। मोहम्मद अजरुद्दीन ने भी जो है अच्छी पारी खेली और अचानक से ऐसा लगा कि यार 240 रन इंग्लैंड से चेज नहीं होंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को आसानी से हार गई। इंग्लैंड की टीम सिर्फ 149 बनाकर आउट हो गई। रवि शास्त्री और शिवरामकृष्णन ने 2-2 विकेटें ली। अब अचानक से ऐसा लगने लगा कि इंडिया तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि इंडिया ने पहले मैच में पाकिस्तान को हरा दिया, दूसरे मैच में इंग्लैंड को हरा दिया। अब इंडिया का लास्ट लीग मुकाबला था होस्ट ऑस्ट्रेलिया से और ये एक न्यू लुक ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, क्योंकि ग्रेग चैपल जा चुके थे, डेनिस लिली जा चुके थे, रॉडनी मार्श जा चुके थे, उनके कप्तान जो थे वो एलन बॉर्डर थे। तो ऐसा लगा कि यार पता नहीं ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लास्ट लीग मुकाबला था उसमें ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 163 बना के ऑल आउट हो गया। उस मैच में कपिल देव, रॉजर बिनी और शिवरामकृष्णन इन्होंने विकेटें ली और भारत को मतलब अचानक से ऐसे लगा कि यार अब हम इतने रन बना के सेमीफाइनल में चले जाएंगे। और इंडिया की जीत भी बहुत आसान और बहुत कन्विंसिंग थी। इंडिया ने 165 रन बनाए सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर और उस वक्त के वनडे क्रिकेट के जांबाज चाबुक खिलाड़ी जो कहते थे मैं टुकुर टुकुर नहीं करता, श्रीकांत ने बनाए 93 नॉट आउट। अच्छा, ये वो वक्त था जहां पर इंडियन बैट्समैन साल में 1 या 2 वनडे सेंचुरीज आती थी
मतलब इंडिया के प्लेयरों की मैं बात कर रहा हूं कि साल में टोटल 1 या 2 वनडे सेंचुरीज बनती थी, और अभी तक 3 मैचों में मोहम्मद अजहरुद्दीन 93 नॉट आउट पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, और श्रीकांत इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 93 नॉट आउट थे। लेकिन कोई 100 के बारे में नहीं सोच रहा था। अचानक से दुनिया को लगा यार इंडियन टीम तो बड़ी जबरदस्त खेल रही है। अब इंडिया का सेमीफाइनल था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां से पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में आ चुका था, और पाकिस्तान का सेमीफाइनल था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इंडिया की 3 मैचों में खास बात पता क्या थी? इंडिया ने सामने वाली टीम को 50 ओवर बैटिंग नहीं करनी थी। ये बड़ी मजे की बात थी कि इंडिया के बॉलर्स ने किसी भी टीम को 3 मैचों में 50 ओवर बैटिंग नहीं करनी दी थी, उनको ऑल आउट किया था। अब इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल, और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी होती थी। न्यूजीलैंड के पास बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। उनके पास सर रिचर्ड हैडली नाम के तेज गेंदबाज थे, इवान चैटफील्ड थे, और उनकी टीम बहुत बैलेंस थी, और ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए उनकी टीम बड़ी अच्छी थी। तो ये सेमीफाइनल जो था वो 80% टाइम न्यूजीलैंड की फेवर में रहा। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 206 रन बनाए, मदन लाल ने 4 आउट किए, और उसके बाद भारत ने जब बैटिंग की तो भारत की बैटिंग बड़ी कन्विंसिंग नहीं थी, बहुत स्लो बैटिंग। रवि शास्त्री ने बड़ा वक्त लिया, श्रीकांत उस दिन अनयूजुअली बड़े स्लो थे, और मोहम्मद अजहरुद्दीन जब बैटिंग करने आए तो वो भी बहुत स्लो थे। मतलब एक स्टेज ऐसी आ गई थी दोस्तों कि उस टाइम पे आप लगा लीजिए कि 7 या 8 का रन रेट वॉज इम्पॉसिबल, इतना हो गया था। सुनील गावस्कर ने गैम्बल खेला। सुनील गावस्कर ने गैम्बल ये खेला, उन्होंने अपने बजाय अपनी जगह दिलीप वेंगसरकर अंदर जब बैटिंग कर रहे थे, अपनी जगह उन्होंने कपिल देव से पैड डलवा लिए। अब कपिल देव ऑलराउंडर थे, आपको पता ही है, कपिल पाजी का जवाब नहीं, और वो उस टाइम पे बड़ी धुआंधार बैटिंग करते थे। और उन्होंने गावस्कर ने तब ये देखा कि आस्किंग रेट इतना ज्यादा जा चुका है कि अभी मैच हार जाएंगे, तो उन्होंने कपिल देव को कहा कि आप बैटिंग करने जाएं। कपिल देव ने उस मैच में जो गेंदबाज आया उसकी धुनाई की, एक इम्पॉसिबल सी हारी हुई सिचुएशन से उन्होंने मैच इंडिया को जिताया। रिचर्ड हैडली के एक ओवर में उन्होंने ठीक ठाक पिटाई भी की। 37 बॉलों में 54 नॉट आउट कपिल देव का स्कोर था। उन दिनों में 37 बॉलों में वनडे क्रिकेट में 54 नॉट आउट बहुत बड़ी बात थी। कर्नल दिलीप वेंगसरकर दूसरे एंड पे नॉट आउट थे, उन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग की। 63 नॉट आउट दिलीप वेंगसरकर, और इंडिया इस मुकाबले में जहां हार रहा था 44th ओवर में रन चेज करता है और 7 विकेट से मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाता है। अब यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब भारत का मैच, और देखिए वो जमाना क्या था, आजकल तो लोग हाथ नहीं मिलाते और ये नहीं वो नहीं, तो जो इंडिया जब मैच खेल रहा था, ये सेमीफाइनल खेल रहा था, तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद बैठे हुए थे। इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जावेद मियांदाद जो कि पाकिस्तान के कप्तान है बैठे हुए हैं, और जब मैच खत्म हो गया तो वो इंडिया के प्लेयरों को कह रहे थे, अरे यार तुमने वहां पे 4 रन फालतू करा दिए, वो दुक्का भी नहीं होना चाहिए था, तुमने वहां पे एक नो बॉल फेंक दी, व्हाइट बॉल फेंक दी, तुमने क्यों बनवा दी न्यूजीलैंड के स्कोर। तो दिलीप वेंगसरकर ने बाद में उनको मजाक में कहा, यार जावेद चुप कर यार, 204 बने हैं, तो तुम्हारी बात मान के तो 150 भी नहीं बनते। बट ये उन दिनों की बात थी। और फिर जब किसी इंडियन प्लेयर ने उनको कहा कि यार जावेद, जो तुमने करना ना अपने मैच में कर लेना, कल जो तुम्हारा दूसरा सेमीफाइनल है, तो जावेद मियांदाद ने एक बात बोली। जावेद मियांदाद ने कहा कि हम तो कर लेंगे जो कर लेंगे, और मेरी टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम अगर हारेगी भी ना तो सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन से। क्यों? क्योंकि उनका अगला मुकाबला वेस्ट इंडीज से था। अब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जरूर 1983 में इंडिया से हारा था, ये फैक्ट है, बट वेस्ट इंडीज यार उस टाइम पे हारता नहीं था। वो हार गए थे इंडिया से वर्ल्ड कप, बट असली वर्ल्ड चैंपियंस उनको ही कहा जाता था। अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज में ट्विस्ट आया। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को कन्विंसिंग आसानी से हरा दिया। इधर इंडिया फाइनल पहुंच चुका था, उधर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हराया, वो फाइनल में आ गया। और 10 मार्च 1985, मतलब इसलिए याद है क्योंकि वो इंडियन टेलीविजन पे हम बैठते थे, दूरदर्शन पे देखते थे, वो ग्रेनी फुटेज होती थी। पहली बार हमने ऑस्ट्रेलिया से वो लाइव देखा था। उस जमाने में सैटेलाइट टीवी नहीं होता था, जैसे आप स्टार स्पोर्ट्स पे या जियो पे या हॉटस्टार पे देखते हैं, वैसे नहीं था। एक ही चैनल आता था दूरदर्शन, वो इंडिया के मैचेस लाइव ऑस्ट्रेलिया से। और कलर्ड टेलीविजन पे ना पहली बार हमने देखा, कलर्ड कपड़ों में, व्हाइट बॉल, दोनों एंड से कैमरा यूज होता था, यानी कि आपको बैट्समैन की पीठ नहीं दिखती थी, आपको बैट्समैन का चेहरा दिखेगा और बॉलर की पीठ दिखेगी, और 16 कैमरे इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, गेंद जब स्निक होती थी तो जो आजकल स्टंप माइक है उस जमाने में था, उससे आवाज आती थी, आपको गेंद बैट पे लगने की आवाज भी आती थी, आपको प्लेयर अगर बात कर रहे उसकी आवाज भी आती थी। खैर फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 10 मार्च 1985। अब जो क्राउड आया था उस मैच को देखने के लिए, मैच से पहले जब बैठा था, उनके हाथ में एक पोस्टर था, वो ऑस्ट्रेलियंस थे। तो उस ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा पोस्टर ऐसे रखा था जिसमें लिखा था वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल, बस कंडक्टर्स वर्सेस ट्रैम ड्राइवर्स। मतलब इंडिया और पाकिस्तान को डिमीन किया गया था कि ये कौन सी 2 टीमें आ गई हैं फाइनल खेलने, यार मजा किरकिरा हो गया। लेकिन वो मैच
जबरदस्त था। अब उस मैच से पहले क्या था कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, बेंसन एंड हेजेस और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने ऐलान किया था कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, जो खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा, उसको ऑडी कार दी जाएगी। अब उस टाइम पे इंडिया में फिएट होती थी, प्रीमियर पद्मिनी होती थी और एम्बेसडर होती थी। ऑडी, मर्सिडीज, ये कहां हमने सुना था। इनफैक्ट मर्सिडीज का तो चलो नाम था, अमीर जो लोग थे शायद वो बाहर से एक्सपोर्ट करके मर्सिडीज मंगाते होंगे, BMW को मंगाता होगा। ऑडी का नाम इंडिया में सुना नहीं था। तो ये ऐलान हुआ कि जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा उसे ऑडी कार दी जाएगी। तो जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जिस एरिया में बना है, वो आप उससे 50 मीटर ऊपर ऐसे एक घास चलता है छोटा सा, और वहां पर हिल्टन होटल था। वो होटल आज भी है, वो होटल आज भी है। तो वहां से आप होटल के कमरे से आपको ग्राउंड नीचे दिखता है, आपको सिर्फ 50 मीटर ऐसे बाग सा बना हुआ है, नीचे जाना होता है और गाड़ी वहां पर खड़ी की जाती थी। तो जो इंडिया के प्लेयर्स थे या पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, वो जो प्रैक्टिस पर पैदल आते थे, हर कोई गाड़ी को देख के जाता था। और जावेद मियांदाद ने तो ये कह दिया था इंडियन प्लेयरों को, अरे तुम क्यों देख रहे हो उस गाड़ी को, ये तो मुझे मिलेगी या मेरी टीम के किसी प्लेयर को मिलेगी। उस वक्त इमरान खान की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। इंडिया में कम से कम 3 या 4 ऐसे प्लेयर्स थे जो अगर इंडिया जीतता तो उनको वो कार मिल सकती थी। उनमें से सबसे ऊपर थे श्रीकांत ने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी। फिर कपिल देव थे जिनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा दिलीप वेंगसरकर, मोहिंद्र अमरनाथ, शिवराम कृष्णन, इनकी परफॉर्मेंसेस थी। और एक थे रवि शास्त्री, क्योंकि वो ओपन भी करते थे और बीच में आके लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते थे। तो ये 4-5 इंडियन प्लेयर्स आपस में मजाक भी करते थे, आपस में मजाक करते थे, यार मुझे मिलेगी, कहता यार मुझे मिलेगी, कहता मुझे मिलेगी। और जावेद मियांदाद ने कह दिया, इंडियंस तुम मत देखो इस ऑडी कार को, ये तो हमें मिलेगी। खैर वो जो फाइनल था, वो फाइनल शुरू हुआ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड 10 मार्च 1985 और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। पाकिस्तान की, जैसे मैंने आपको बताया, टीम बड़ी जबरदस्त थी। मुदस्सर नजर, मोहसिन खान, रमीज राजा, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, बॉलिंग में उनके पास इमरान खान थे, वसीम अकरम थे, इस तरह की उनकी टीम थी। बट पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर पाया। पाकिस्तान ने बैटिंग नहीं की और पाकिस्तान ने इस मुकाबले में सिर्फ 176 रन बनाए। और पहली बार इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ कि सामने वाली टीम ने 50 ओवर्स खेले, उनके 9 आउट हुए, उनके ऑल आउट नहीं हुए। पहली बार इंडिया के गेंदबाजों ने ये 5वें मैच में सामने वाली टीम को ऑल आउट नहीं किया, उनकी सिर्फ 9 विकेटें गिरी थी। इंडिया की गेंदबाजी में कपिल देव, शिवराम कृष्णन, इनकी विकेटें थी। अब सवाल यह था कि क्या जो पहला लीग मुकाबला था, जहां पर इमरान खान ने इंडिया के 27 रन पर 3 आउट कर दिए थे, कहीं वैसा कोलैप्स तो नहीं होगा, क्योंकि नया बॉल खेलना बड़ा जरूरी था। और इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता अपने शबाब में आते जा रहे थे और वो फिटनेस से लड़कर आए थे और तेज गेंद डाल रहे थे। इनफैक्ट जो पाकिस्तान ने रन भी बनाए 176, उसमें जावेद मियांदाद और इमरान खान की ही बैटिंग थी, जिसकी बदौलत उन्होंने 176 रन बना दिए। इंडिया ने श्रीकांत और रवि शास्त्री से शुरुआत की। श्रीकांत ने अपने अंदाज में बनाए 67, रवि शास्त्री एंड तक 63 नॉट आउट, और इंडिया ने इस मुकाबले को 8 विकेटों से जीता। इंडिया ने इस फाइनल को 8 विकेटों से जीता। और उन दिनों में ये डे नाइट इतना हमने जैसे देखा, और जो ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन थी, गावस्कर पहले अनाउंस कर चुके थे कि ये मेरी कप्तानी में लास्ट टूर्नामेंट है। और जब उन्होंने ट्रॉफी ऊपर उठाई और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इयन चैपल ने ये अनाउंसमेंट की थी कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट इज रवि शास्त्री, और रवि शास्त्री को ये ऑडी कार मिली। ये देखिए इयन चैपल भी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। रवि शास्त्री आज के कमेंटेटर नहीं, उस जमाने के हरफन मौला ऑलराउंडर रवि शास्त्री। अब रवि शास्त्री जब गाड़ी की उनको चाबी मिल गई या वो ट्रॉफी ले रहे थे और बात कर रहे थे, इतने में भारत के जो बाकी खिलाड़ी थे, सारी की सारी टीम वो कार के अंदर बैठ चुकी थी। कोई आप देखिए, कोई आपको बोनट में बैठा दिख रहा है, कोई छत पे बैठा दिख रहा है, कोई पीछे बैठा है, कोई आगे बैठा है, और गाड़ी के अंदर भी 7 प्लेयर हैं कम से कम। तो रवि शास्त्री ने इस ऑडी कार को पूरी ग्राउंड में, जैसे लैप होता है, एक लैप गाड़ी चलाई। और ऑडी की इससे बड़ी एडवर्टीजमेंट दुनिया में कहीं नहीं थी कि मतलब इतनी बड़ी टूर्नामेंट इंडिया जीता हो, मैन ऑफ द टूर्नामेंट को ऑडी कार मिली हो, और उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी में पूरी टीम को बिठा के उस गाड़ी का चक्कर लगाया हो। और इंडिया में, जैसे मैंने कहा था, उस टाइम पे ऑडी कार वगैरह किसी ने सुनी नहीं थी। आज भी रवि शास्त्री ऑडी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑडी ने इस कार को बार बार ठीक किया और इसके एवज में उनको एक नई गाड़ी भी अभी हाल में उन्होंने दी थी। तो रवि शास्त्री और ऑडी का जो रिश्ता है, ये 10 मार्च 1985 से चलता आ रहा है। सो उस जमाने में क्या था, इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट करता था। इंडिया ने पाकिस्तान को दोनों लीग मैचेस में हराया, हालांकि टीम उनकी जबरदस्त थी। और इंडिया की ये टीम, तकरीबन यही प्लेयर्स आगे चल के 1987 वर्ल्ड कप खेले, तकरीबन यही प्लेयर्स थे। और कहते हैं कि जो 85 से 87 वाली इंडिया की वनडे टीम थी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टीम्स। 83 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, बट 85 की ये टीम 87 वर्ल्ड कप तक, 87 में तो इंडिया सेमीफाइनल में हार गया था। इसे कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ द ऑलराउंडर्स, इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट वनडे टीम्स थी। खैर, ये टाइटल इंडिया जीता। और मैंने कहा कि आपको 8 मार्च 2026 की जीत, 9 मार्च 2025 की जीत, और अब 10 मार्च
1985 की ये जीत का भी याद दिलाएं। इसके 2 हफ्ते बाद, अब देखिए क्रिकेट कैसे बदलती है। गावस्कर तो कप्तानी छोड़ चुके थे और कपिल देव दोबारा कप्तान बन चुके थे। इसके 2 हफ्ते बाद भारत की टीम शारजा गई, वहां पर टूर्नामेंट होता था और वो टूर्नामेंट का पहला मैच भी इंडिया और पाकिस्तान का था। रवि शास्त्री मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ऑडी कार, उस टूर्नामेंट का पहला बॉल खेलते हैं इमरान खान को और पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं। इमरान खान ने उस मैच में 6 आउट किए, 14 रन देकर भारत 126 ऑल आउट हो गया और उसके बदले में पाकिस्तान भी 85-86 रन बनाकर ऑल आउट हो गया था। लेकिन यह जीत भारत की बड़ी जीत थी। इसने क्रिकेट टेक्नोलॉजी को बड़ा बूस्ट किया। डे नाइट क्रिकेट, कलर्ड कपड़ों की क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट और सबसे बड़ी बात चैनल 9 की वो कवरेज जो आज भी हम लोगों को याद है। और आज जब हम ये कवरेज देखते हैं, उन लोगों का सोचिए जो उस टाइम पे दूरदर्शन पे 2 कैमरे पे क्रिकेट देखते, जहां पे गेंद को ढूंढना मुश्किल होता था, और किस तरह ये टूर्नामेंट ना सिर्फ उन्होंने दुनियाई क्रिकेट को पॉपुलराइज किया बल्कि जो एक रिवाज था मल्टी नेशन टूर्नामेंट कराने का, वो भी शुरू हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें।